अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकेंड स्पेशल विद इस्सार राना में मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इस्सार राना। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नई हुकूमत, नया इत्तेहाद, नया पार्लियामान। कौमी असम्बली में नून लीग एक बड़ी जमात बनकर उभरी है, ज्यादा सीटें हासिल की हैं, लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो फिर क्या सिचुएशन डेवलप होगी? और सबसे बढ़कर इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, क्या नई हुकूमत इनसे निमट पाएगी? तो बात कर लेते हैं इसार साहब से। इसार साहब, नई हुकूमत, नया इत्तेहाद, क्या बना? कायद नून लीग बनने आए थे, बरतानिया से वापस आए, सजाएं खत्म हुई, तमाम तो इंतजामात मुकम्मल किए गए, लेकिन गेम पलट गई, क्यों? ये गेम तो नहीं पलटी, पलटी इन ए सेंस ठीक कह रही हो आप कि ये गेम पलटी अवाम ने। एक्चुअली कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था, इवन ये कि पीटीआई के खुद अपने जो लोग थे वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। जो प्लान था वो ये था कि मियाँ साहब आएंगे और मियाँ साहब का नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि उनका एक वोट बैंक था, और फिर ये कि उन्हें एक रियासत की सपोर्ट थी। फिर दूसरे ये कि पीटीआई को आलमोस्ट लोग तो ये समझ चुके थे कि ख़त्म हो गई, इमरान खान को सजाएं हो गई, लीडरशिप भाग गई, ग्राउंड के ऊपर कोई पीटीआई का तंजीमी वजूद नहीं है। इंतखाबात की कहा जाता है एक साइंस होती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब उस साइंस के मास्टर हैं कि इंतखाब वाले दिन किस तरह लोगों को निकाला जाता है, किस तरह ले जाया जाता है, किस तरह वोट डाले जाते हैं। तो ये सारा कुछ सामने था, तो ये तो सबको नज़र आ रहा था कि नून लीग को बहुत बड़ी अक्सरियत मिल जाएगी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन जो गेम पलटी, अवाम ने 8 फरवरी को जिस तरह रद्द-ए-अमल दिया, वो इदारों को भी तवक्को नहीं थी। इदारों के लिए भी वो जो 1.5-2 करोड़ वोट ज़्यादा पड़ा, उसको संभालना मसला बन गया। जो फिर आपने देखा कि इंटरनेट भी बंद हो गए, सारी चीज़ें हुई, ये वो हुआ। अब सूरत के दूर दूर इलाकों के रिजल्ट्स आ गए, लेकिन जो लाहौर था और जो मेन हल्के थे, इस्लामाबाद था, रावलपिंडी थे, उनके रिजल्ट्स ही नहीं आए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फ़र्क थे कि उसको ख़त्म करना, उसको मैनेज करना एक बड़ा मसला था। तो चलें, अब ये तो किस्सा पारीना हो गया। असल चीज़ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो सारा प्लान था वो ख़त्म हो गया। अब उनके पास एक प्लान था कि वो वापस चले जाएं, वो उसके लिए तैयार भी थे, लेकिन जो लोग लेके आए थे अब वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि अब मियाँ साहब, आपको इस वक्त में जब ये हुकूमत साजी है और ये इतना मुश्किल काम है कि कोई भी इसे उठाने को तैयार नहीं है, तो अब ये टोकरा तो आपको उठाना पड़ेगा। और उन्होंने उठा लिया। नवाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गए। अब शहबाज शरीफ साहब 17 माह पहले भी वज़ीर आज़म रहे, और दिलचस्पी की बात है साहब मैंडेटरी था इस तरह का स्टेप लेना कि कायद नून लीग पीछे हो जाए और शहबाज शरीफ को आगे कर दिया जाए। वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर ना एक ऐसा बंदा मौजूद है जो कंप्रोमाइजिंग नहीं है, और वो कंप्रोमाइज करके और लोगों के साथ मिलके चलने की उनमें सलाहियत नहीं है। माजी में भी वजारतें ली पीपल्स पार्टी ने 2013 से 18 के दरमियान, तो फिर उन्होंने वो छोड़ दी दरमियान में। तो मियाँ साहब में चूँकि सलाहियत नहीं है लोगों को साथ लेके चलने की, यही वजह कि 3 दफ़ा इदारों से तसादुम हुआ, 3 दफ़ा उन्हें हुकूमत छोड़नी पड़ी। वो ये समझते हैं कि अगर मैंने हुकूमत करनी है तो मैंने एक भरपूर ताकत के साथ करनी है, जिसका इज़हार उन्होंने कहा भी कि अल्लाह ना करे कि मुझे वो मेजॉरिटी ना मिले। अब वो इस मेजॉरिटी में वो करने को तैयार नहीं। उन्हें ये पता है कि मुझे कदम कदम कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कदम कदम। अभी तो मुस्लिम लीग नून को जो एक बड़ा अगला इम्तहान शुरू होने लगा है ना, वो आज से, वो ये है कि जो आज़ाद अरकान हैं वो अब वजारतें मांग रहे हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जी हम आपको जो पास आए हैं अपना ज़मीर की कीमत लगा के, तो अब हमें वजारतें भी दें। सो मियाँ साहब ये समझते हैं कि वो इस सलाहियत नहीं रखते लोगों को साथ मिला के चलने की। उन्हें तो आप दोहरी अक्सरियत दे दें तो फिर वो जो है चल सकते। अब शहबाज शरीफ साहब का इम्तहान है, और उनके सामने सबसे बड़ा, जो आपने बात की, सबसे बड़ा इम्तहान है मईशत का। और इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। अभी हमने IMF के पास जाना है। बिल्कुल।
IMF ने इतनी आसानी से हमें नहीं देना कर्जा, ये बात जहन में रखें। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये हुकूमत बन गई, ये हुकूमत जाएगी, IMF दरवाज़ा खोलेगी और कहेगी आए जी बैठें, चाय पिए, को बोतल पिए, ठंडा पिए और उसके बाद ये पैसे पकड़ने चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं इस अपने प्रोग्राम में आपको ये बता रहा हूँ कि IMF की इस बार जो शराइत हैं वो बहुत सख्त है, ऐसे ही है। और उसे मीट करना इतना आसान एक खत भी तो भेजा गया है PTI की जानिब से IMF को, उसके भी तो असरात आने भी बाकी हैं। अच्छा, उसके असरात की देख लें। मैं आपको जहाँ तक बताऊँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जी उन्होंने ख़त लिख के गलत किया और बुरा किया, तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जब IMF का वफद आया था तो उसने आके इमरान खान से भी मुलाकात की थी, जेल में मुलाकात की थी, ऐसे ही है। और वहाँ पे इमरान खान से श्योरिटी मांगी थी कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो फिर IMF से जो भी मुआहदा होगा आप उसे कंटिन्यू करेंगे, जामिन के तौर पे उससे मांगा था। तो जब आप, या तो आप तब रोक लेते उन्हें IMF को कि भाई आप कौन होते हैं हमारे लीडरशिप से मिलने वाले, लेकिन अब मजबूरी क्या है बिस्मा। देखें, अमेरिकी कांग्रेस को जो ख़त लिखा गया है और उसमें बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान पे यूँ कर दें, पाबंदियाँ लगा दें, पाकिस्तान को नई हुकूमत को ना माने, ये करें वो करें। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि एक अमेरिका कौन होता है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला? बिल्कुल, वो कौन होता है ये करने वाला कि जी इसको माने या ना माने? क्या जब अल गोर के साथ पूरी एक रियासत का वोट बैंक चोरी हो गया था तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम बाइडन के साथ नहीं चलेंगे? या दुनिया भर में कहीं पे भी होता है। ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। कहीं वो कभी सो कॉल्ड जमहूरियतों के पीछे खड़ा हो जाता है, कभी वो डिक्टेटरशिप के पीछे खड़ा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करने की। अभी जो अमेरिकी कांग्रेस रहनुमा है ग्रेग कासार, अभी कल परसों उन्होंने ये कहा है कि हमें गौर से देखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है। बड़े वाज़ेह अल्फाज थे। मैं यही कह रहा हूँ कि उसका जो दोहरा म्यार है ना अमेरिका का, कभी वो हमारे पाकिस्तान में खुद डिक्टेटर्स को लेके आता है, अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, और ये जब 40-40 साल हुकूमत करते हैं सारे मिला के, तो अमेरिका के पेट में दर्द नहीं होता। अमेरिका कभी नहीं कहता कि भाई ये यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जब वो टूटी फूटी लंगड़ी सी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आती है तो उस पर उसको बहुत तशवीश हो जाती है। ठीक है, सो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह भी यही है कि हम लोग जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं उनको जो भीख देते हैं, फिर उनको ये इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी भी हम पे करें। अच्छा इसार साहब, PDM इत्तेहाद एक बना था और उसके बाद ये नया हुकूमती इत्तेहाद जो बना, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मौलाना साहब मिसिंग है। तो क्या समझते हैं आप कि उस टाइम की 18 माह की जो हुकूमत थी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई, तो क्या इस बार डिलीवर कर पाएगी? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब ने मनाने की कोशिश की। उन दोनों के दरमियान 1 to 1 भी 20-25 मिनट मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को बताया कि आप लोगों ने किस तरह मेरे साथ वादा खिलाफी की है। एक बात समझे, मौलाना फजलुर रहमान कोई इनकलाबी नहीं हो गए या कोई उनके अंदर एकदम एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो पैदा नहीं हो गया। ये एक रिवेंज है। रिवेंज क्या है? जब कायदून ले गए तो उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। जी, अच्छा, ये क्या रिवेंज है? रिवेंज ये है कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी थी तो मौलाना फजलुर रहमान वाज द पर्सन जो उस सारी चीज को लीड कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जनरल बाजवा से जो मुलाकातें हुई या जनरल फैज से जो मुलाकातें हुई, या फैज साहब नहीं थे, जनरल बाजवा थे, तो उन मुलाकातों के अंदर जनरल बाजवा मौलाना फजलुर रहमान से डायरेक्ट वो बात करते थे और मौलाना फजलुर रहमान थे जिन्होंने ये सारा, बिलावल तो बेचारा बच्चा सा था, और वो शहबाज शरीफ साहब की इतनी कैपेसिटी, सारी मुलाकातों में मौलाना साहब आगे थे, उनकी बयानबाजियां सारी याद है हमें। तो ये इमरान खान की हुकूमत गिराने का क्रेडिट इस्टेब्लिशमेंट से मिलके जाता है मौलाना फजलुर रहमान को। अच्छा, जब हुकूमत गिर गई, फिर वो 17 माह की हुकूमत आई, उसमें उनके बेटे को वजारत मिल गई। लेकिन जब ये इंतखाबात आए तो कहा यह जा रहा है कि भाई नवाज शरीफ साहब तो दोनों सीट हार गए थे,
बाकी लोगों का भी इसी तरह, लेकिन उनको जितवा दिया गया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जो जमात थी, उन्हें केपीके में उनके बकौल वहां बेईमानी हुई। अब लतीफा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान केपीके में बेईमानी की कह रहे हैं, और पीटीआई के साथ बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि ये इंतखाबात धांधली वाले, जो केपीके में पीटीआई जीती हुई जमात है जहां से वो हारे हैं। सो ये मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ बदला ले रहे हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा, इस प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूं कि विदन 2 मंथ मौलाना साहब मान जाएंगे, इससे पहले ही मान जाएंगे, और कोई ना कोई उनको मना के इस तरह का, वो अभी अपोजिशन में, वो तो कहते हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। जी, अभी तो जब तक उनका भाव पूरा नहीं लगता वो अपोजिशन में बैठेंगे। उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तान को जिन चंद सियासी घरानों ने घेर रखा है ना, मियां साहब शरीफ फैमिली, भुट्टो फैमिली, वली खान फैमिली, हाँ जी, फजलुर रहमान साहब की फैमिली, ठीक है, ये वो लोग हैं जो एक अरसे से पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, बेनिफिशरी हैं। तो ये मुमकिन नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई इखलाक के कोहमालिया पे नहीं बैठे हुए, वो सिर्फ इस बात पे गुस्से में है कि उनको उनके हिस्से का हिस्सा नहीं मिल सका। वो जब मिल जाएगा ठीक हो जाएगा मामला। तो फिर आप समझते हैं कि वो अपोजिशन से हट के कानून लीग की बात मान लेंगे और दोबारा से इनके साथ मिल जाएंगे? बिल्कुल। ये जो 1-to-1 मुलाकात हुई थी, ये क्या थी? 1-to-1 मुलाकात में मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले क्यों नहीं मौलाना फजलुर रहमान के साथ इन्होंने हाथ मिलाया? पहले उनको क्यों पीछे कहीं छोड़ दिया? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। पहले ना मियां साहब के दिमाग में ये था कि मैं सादा अक्सरियत खुद हासिल कर लूंगा, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जब मैं ले लूंगा तो फिर मैं बीच में शामिल कर लूंगा अपनी मर्जी से। अब तो वो दूसरों की मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं ना। देखे ना, अब इमरान वो जब वहाँ से चले थे ना बरतानिया से बिस्मा, तो ये प्लान करके चले थे कि जी इमरान खान माइनस हो गया, उसके नाम पे कांटा लग गया, पीटीआई के नाम पे कांटा लग गया, वो इमरान खान को हमने उठा के सियासत से बाहर फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या? प्लानिंग तो कुछ और थी, हुआ क्या कि नवाज शरीफ ने सब कुछ बदल के रख दिया। नवाज शरीफ माइनस हो गए सिस्टम से। ऐसे ही अब वो मुलाकातें करें, जो मर्जी करें, खुद वो जो उनका वजीर आजम चौथी बार बनने का ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, सो मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, ये इस निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। स्टेटस को इसका निज़ाम इनके लिए फ़ायदेमंद है। यही वजह है कि ये सारे मिल के वो गब्बर सिंह को जेल में भेज के बड़े खुश हैं। लेकिन अवाम ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ये पहला मौका है कि अवाम ने फैसला कौन किरदार अदा किया। आप ठीक है, आप रिजल्ट आगे पीछे कर दें, जीतो हारों को जिता दें, जीतो, लेकिन अभी तक तो रिजल्ट्स भी सही से नहीं आए हैं। फॉर्म 45-47 वहीं पे खड़ा है। पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन, इसार साहब क्या समझते हैं आप, इतना डिले क्यों आ रहा है? जिसका भी फैसला देना दे दे इलेक्शन कमीशन। नहीं, वो तो अब एक इंतखाबी निज़ाम है जिसमें ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, जिसमें आप जाएंगे देंगे, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यहाँ पे तो एक स्टे के ऊपर एक बंदा 5 साल वजीर आला रह जाता है। तो ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसे हम कहें कि कोई ये बड़ा आला इक़दार वाला निज़ाम है। ये मजबूरियों का जंजीरों में बंधा हुआ अदालती निज़ाम है, और इस अदालती निज़ाम में कमज़ोरों को के गले पे हाथ पड़ जाता है, ताकतवरों को सलूट हो जाता है। ठीक है ना, असद तूर गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन अमल वली जो कुछ भी बोलें उनको कोई नहीं पूछ सकता। फजलुर रहमान जितना मर्जी भयानक इल्ज़ाम लगाएं उनको कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन जो छोटे छोटे वीलॉगर, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स हैं, उनके ऊपर अदालतों तौहीन अदालत लग जाती है। तो ये निज़ाम वैसे ही अपनी निज़ाम की हम बात करें सार साहब, कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं, ऐवान की बात कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा जो पहले हुकूमत थी उसमें जो अपोजिशन थी वो ऐसे अपोजिशन नहीं थी, लेकिन अब जो अपोजिशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और काफ़ी जो है वो तगड़े तरीके से अपना दिफा भी कर रही है। क्या समझते हैं आप? देखें, अगर उनको सीट्स मिल जाती हैं रिजर्व्स, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें सीट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि जिन्होंने ये निज़ाम डिज़ाइन किया है, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते हैं तो ये निज़ाम सारा ही उल्ट जाएगा। तो इसलिए उन्हें मेरा ख्याल है नहीं मिलेंगी सीटें।
इसार साहब हमें ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। मुजीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, इसाराना अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं भी बिस्मा से बात कर रहा था कि जो भी हुकूमत बनेगी उसके सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ अंदरूनी खलफशार भी अपनी जगह है। तो सर क्या को थोड़ा सा हमें ज़रा गाइड करें कि इतने बड़े चैलेंजेस के साथ एक इस तरह कमज़ोर हुकूमत सर कैसे डील कर पाएगी? चैलेंज तो बहुत बड़े बड़े हैं, इसको कोई शुक्र नहीं है। सबसे बड़ा तो मुआशी चैलेंज है और फिर सियासी चैलेंज भी है। तो लेकिन बहरहाल ये चैलेंज कबूल करके ही मामला आगे बढ़ते हैं ना। तो जिन लोगों ने हुकूमत बनाई है अब वो चैलेंज भी कबूल करेंगे और अगर नहीं कबूल कर सकेंगे तो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देंगे, फिर उनकी जगह कोई ले लेगा। तो हमारा निज़ाम है, देखे ना, कौमी असम्बली में जिसको अक्सरियत हासिल होती है वो हुकूमत बना लेता है। तो अब ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बना रही हैं। तो अब अगर इनसे काम नहीं चलेगा तो फिर देखना होगा कि फिर क्या होगा। फिर नए इंतखाबात की बात होगी या कोई नई कोलिशन बनेगी। तो हमें निजाम के अंदर रहते हुए ही हाथ पांव मारने हैं ना, तो इंशाल्लाह मारते रहेंगे। शामी साहब इत्तेहाद तो ये पहले भी बन चुका है और उस टाइम ये उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके थे। बात तो सारी अवामी मसाइल पर आती है कि उनका हल जरूरी है। क्या समझते हैं इस बार कोई नए स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे ये लोग? देखिए आपके जो हालात हमारे हैं जाहिर है एक दिन में तो खराब नहीं हुए, एक दिन में दुरुस्त भी नहीं होंगे। तो इनका तो मुकाबला करना पड़ेगा सबको मिलजुल कर। तो अगर कौमी असम्बली के अंदर एक माहौल बेहतर होता है और सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठती हैं और एक दूसरे की शिकायत दूर करती हैं और सियासी इस्तेहकाम मुल्क को मिलता है तो फिर सब को यानी मुआशी इस्तेहकाम भी नसीब हो जाएगा। तो हमें दुआ करनी चाहिए और तवक्को रखनी चाहिए कि सूरत हाल बेहतर होगी। सर ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो बड़ा नारा हिट हुआ, कौम को नवाज दो, और मुस्लिम लीग नून का भी जो प्लान था वो यही था कि मियां साहब लीड करेंगे। तो अब जब हुकूमत साजी की पोजीशन में आए तो मियां साहब बैकफुट पे क्यों चले गए? सर वो उनके अंदर जितनी सलाहियतें थी, मुदब्बिर हैं, उनका एक बैनुल अक़वामी तजर्बा है, तो इस वक्त तो उनकी ज़रूरत थी, तो वो क्यों पीछे चले गए सर? तो मौजूद है वज़ीर आज़म नहीं बने लेकिन सियासत में तो मौजूद है। वज़ीर आज़म तो पीछे खड़े हुए हैं, उनकी बेटी वज़ीर आज़म बन चुकी हैं। तो जो इक़्तिदार में जो हिस्सा हो सकता था वो तो वसूल कर लिए उन्होंने। तो बहरहाल तवक्को रखनी चाहिए कि उनके तजर्बात जो है उनसे फायदा उठाया जाएगा। तो इंतखाबी नज़ायत में क्योंकि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियती जमात की हैसियत हासिल नहीं हो सकी, एक कोलिशन बनाना पड़ी है। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो कोलिशन जो है तो वो उसको चलाने के लिए उनके भाई साहब जो हैं वो ज़्यादा माहिर हैं, तो वो चला लेंगे और उन्होंने उनके सुपुर्द कर दिया मामला। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? अच्छा नहीं सर, मैं तो इसलिए पूछा था कि जाहिर है आप इन मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हम लोगों की निस्बत आपकी नज़र भी बड़ी औकाती है माशाल्लाह। नहीं सर, मैं कहा इस काबिल, लेकिन मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा था कि इतनी मीडिया कैंपेन हुई, इतना पैसा खर्चा गया कौम को नवाजने के लिए और सारा जोर इसी तरफ था, तो सर क्या ये समझा जाए कि मियां साहब में सलाहियत नहीं है लोगों को साथ लेकर चलने की, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया? हाँ, अगर वाज़ेह अक्सरियत मिल जाती तो फिर मियां साहब पोजीशन में थे कि वो हुकूमत चलाते। ये तो मियां साहब खुद ही फैसला कर सकते थे ना, उन्होंने फैसला कर दिया। अब जाहिर है कि अगर इंतखाबात में तवक्को के मुताबिक फिर कामयाबी नहीं मिली तो फिर एक दूसरी हिकमत अमली उन्होंने बना ली। बहरहाल तो फिर रास्ता तो ऐसे ही होता है ना कि जरूरी नहीं होता कि आप इसे इस्तेमाल करें कि हमने इसी रास्ते पर चलना है, रास्ता बदल के भी आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर। एक सवाल बस और, मौलाना फजलुर रहमान साहब से 1-to-1 मुलाकात हुई, आपको लगता है कि मौलाना साहब मान जाएंगे और पुराने इत्तेहादी हैं, पुराने दोस्त हैं और आपस में फिर से वापसी हो जाएगी और मौलाना साहब का गुस्सा कम कर दिया जाएगा, जो भी गुस्सा है उनका? देखिए मुश्किल सूरत हाल है, मौलाना के हाथ कुछ नहीं आया और वो हाथ
हाथ मलते रह गए हैं और दूसरे लोग जो हैं वो उनसे आगे निकल गए। सही है, नाइंसाफी नहीं है कि जिन्होंने इतनी मेहनत की उनको हिस्सा नहीं मिला? देखिए अब ये तो फिर इंसाफ करने वालों को मालूम होगा, या इंसाफ चलाने वालों को मालूम होगा, या तहरीक इंसाफ वालों को मालूम होगा। वहां तो उनकी जो भी चीजें हैं वो तहरीक इंसाफ ही ने उनसे छीनी है ना। तो अब ये तो अब मामला जो हैं बड़े लोगों के हैं, हम इस पे क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो इसार साहब, शामी साहब का विजन तो हमने ले लिया है, वो क्या सोचते हैं समाप्त, वही बात है, बिल्कुल वही बात है सारी जो मैं कह रहा था कि मौलाना साहब को हिस्सा नहीं मिला, नाराज हैं, ठीक है। मियाँ साहब के ख्वाब पूरे नहीं हो सके, उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया, ठीक है। फिर शामी साहब का जुमला गौर करें कि अगर ये नहीं चला सके तो फिर नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे हम, यानी हम वही खड़े हैं, यानी हम स्टेबिलिटी की तरफ अभी भी नहीं, हम वहीं पे खड़े हुए। और फिर अचकजई साहब जो कह रहे हैं उसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। हमें सिंध से जो आवाज़ें आ रही हैं, पीर पगाड़ा साहब जो कह रहे हैं उसे समझना पड़ेगा। हमें अब इससे निकल जाना चाहिए कि कोई क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लोगों की आवाज़ को सुनना और समझना होगा। इस तरह हमने 76 साल पाकिस्तान के ज़ाया किए हैं, अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं। आप उस एक सुन लें जी, जो अंबानी साहब की बेटे की शादी है इंडिया में, उस पे जितना खर्च हो रहा है ना एक शादी पे, अभी प्री वेडिंग है, अभी प्री वेडिंग पे जितना खर्च हो गया, अंबानी के बेटे के भाई हैं, मुझे नहीं पता, बेटे। मैं मुझ के उन्होंने मुझे बुलाया नहीं तो मैंने भी ज्यादा उन पे तवज्जो नहीं दी। तो मैंने कहा सारी दुनिया की सेलिब्रिटीज को बुला रहे तो मुझे पूछा ही नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर अगर वो नहीं पूछे तो मैं भी नहीं पूछता उन्हें। बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो हम दोनों यहाँ ये वाला चाय पी लेंगे, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन बात यह है कि उस शादी पे जितने पैसे खर्च हो रहे हैं ना, इतने पैसों की सब्सिडी नहीं दे सके हम अपनी कौम को। बिल्कुल, हमारी हुकूमत इस कौम को इतने पैसों की सब्सिडी नहीं दे सकी जितने पैसों की वहां का एक खानदान शादी कर रहा है। और फिर नहीं समझ रहे हम, फिर हमें बात समझ नहीं आ रही, फिर हम वहीं पे खड़े हुए, फिर हम मैंडेट को कुचल रहे हैं, फिर हम आवाम की आवाज को सुनने पे तैयार नहीं है, फिर हम चले हुए कारतूसों से वो निजाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमें समझना चाहिए, बांग्लादेश जिसको हम कहते थे ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है, उसका इकोनॉमी मॉडल हमसे कहीं आगे चला गया है। इस खित्ते में सबसे महंगी बिजली हम देते हैं, इस खित्ते में सबसे कमजोर रुपया हमारा है। वो पाकिस्तान जो दुनिया के 5वीं बड़ी रियासत है, एटमी मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया में जो मादनियात हैं, हम साउथ अफ्रीका के बाद उस जगह सबसे ज्यादा हमारे पास। सार साहब हमारी मईशत कंट्रोल में नहीं है, अवामी मसाइल पर बात करेंगे, रमजान भी आ रहा है, इश्यूज पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। तो वेलकम बैक नाज़रीन। इसार साहब, कल जो है केपी के वज़ीर आला ने भी हल्फ उठा लिया अली गंडापुर ने, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुंतखब हो चुकी हैं, मुराद अली शाह भी वज़ारत से नवाजे गए हैं, और साथ ही साथ सरफराज बुगटी को भी जो है वज़ारत आला का मनसब मिल चुका है। तमाम वज़ीर आला पे आपकी क्या राय है? देखें, जो सरफराज बुगटी है ना, इसमें एक चीज़ मैं आपसे करूँ, निगरान हुकूमतें होती हैं गैर जानिबदार, और उनके ज़िम्मे ये होता है कि वो गैर जानिबदारी से अपने इंतखाबात कराएं और चली जाएं। वैसे तो पूरी दुनिया में निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सही। लेकिन अगर कोई निगरान हुकूमत का जिम्मेदार इलेक्शन के बाद एक बड़ी पोस्ट पे चला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसने निगरानी के दौर में काम ठीक नहीं किया और उसने जानिबदारी का मुजाहरा किया। वो एक पार्टी का हिस्सा था, उस पार्टी में चला गया तो उस पार्टी को उसने उस दौर में नहीं नवाजा। बिल्कुल। जैसे पंजाब में ये कहा जाता है कि नकवी साहब का टिल्ट मुस्लिम लीग नून के लिए था और उनके लिए बहुत आसानियाँ दी। मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो पंजाब हुकूमत ने उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट किया। तो बुगटी साहब ने निगरान हुकूमत में जो रोल अदा किया, उसके बाद वो जाके बलूचिस्तान के वज़ीर आला बन गए। फिर उसके बाद आ जाए आप मुराद अली शाह। मुराद अली शाह एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और पिछले तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आला बने। मुझे लगता है कि इसी तरह रहा तो वो शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड जल्दी तोड़ देंगे, क्योंकि ये इन्हीं दोनों में ही ये पाकिस्तान तकसीम होता रहेगा।
मुराद अली शाह, बड़ी अजीब सी बात है सार साहब, किसी और को एलिजिबल ही समझते हैं वो इस सीट के लिए। ये तो अब इन सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि इन्होंने फ्रेंचाइज दी हुई है अपने अपने पास, एक तो अपने खानदान से बाहर नहीं निकलता। इस बार भी मियाँ साहब MNA, उनकी बेटी माशाल्लाह वजीर आला, उनके छोटे भाई वजीर आजम, उनके भतीजे विफाकी वजीर होंगे, उनके कोडम समधी जो हैं वो वजीर खजाना होंगे, वुड बी वजीर खजाना है। तो एक खानदान से 5 लोग हुकूमत करेंगे पाकिस्तान पे, जैसे मुगल दौर में होता था कि बादशाहों के बच्चे ही रियासतों के मालिक होते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी। अब आ जाए मरियम साहिबा पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मरियम साहिबा पिछले 4-5 दिनों से बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो अपनी परफॉर्मेंस से एक ऐसा यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना लेती हैं जिसे लोग कहें कि जी देखें पंजाब में बड़ा काम हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसका फायदा उन्हें विफाक में होगा। क्योंकि माजी में भी शहबाज शरीफ के किए हुए काम के सर पे नवाज शरीफ आगे बढ़ते थे कि देखो जी पुल बना दिए, अंडरपास बना दिए, सड़कें बना दी, ये वो। हालांकि पाकिस्तान का मसला इस वक्त रोटी है, मेडिसन है, इलाज है, तालीम है, इंसाफ है। ये ऐसे ही है जैसे एक मरीज हो उसको दिल की बीमारी भी हो, शुगर भी हो, उससे असाबी बीमारी भी हो, उसके गुर्दे भी अल्लाह ना करे फेल होने वाले हों, और कोई बंदा आए और उसके हाथ पे बड़ी खूबसूरत सी पट्टी बांधे और पट्टी बांध के देखें कितनी प्यारी पट्टी बांधी है, मैंने कैसे इलाज हो रहा है। पाकिस्तानी कौम की ज़रूरत रोटी है, बच्चों का मुस्तकबिल है, उनके सेहत है, अमनो आमा है, ठीक है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। बिल्कुल। पाकिस्तानी अवाम की फ़िलहाल ज़रूरत पुल, सड़कें, ओवरहेड ब्रिज नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत साफ़ पानी है। मरियम साहिबा जिस शहर से मुंतखब हुई हैं, उनके पापा, उनके चाचा, उनके कज़न जिस शहर से हुए हैं, वहाँ पे अभी भी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पानी खड़ा हो जाए तो कई हफ्ते पानी नहीं निकलता। वहाँ पे अभी भी गंदा पानी, लोग गटर का मिला हुआ पानी पी रहे हैं और हेपेटाइटिस बढ़ रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे बच्चों की आंतें फेल होने का में इन्फेक्शन होने के रेशियो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। सो मरियम साहिबा के टास्क बड़े डिफरेंट है। लेकिन इसार साहब, हो सकता है मरियम नवाज ने जैसे कहा है कि मैं अपने चाचा की जो लेगेसी है उसको लेकर फर्दर आगे चलूंगी, और जो अपने खिताब सुना था उनका हल्फ लेने के बाद उन्होंने उठाया था, काफ़ी उनके एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे उनके जो थे काफ़ी लार्जर मंसूबे थे। अगर वो उन सबको फुलफिल करती हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा ना सही कम भी कर लेती हैं, तो कहीं आवाम के दिलों में वो अपना इम्पैक्ट तो छोड़ जाएंगी। बीइंग वज़ीर आला पंजाब। मैं देखें बल्कि मैं मरियम साहिबा से मुखातिब होकर इस टाइम कह रहा हूँ कि उन्होंने पिछले 2-3 बयानात ऐसे दिए हैं कि भाई ये फैसिलिटी सबको जानी चाहिए जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। हमें नफरत की सियासत से निकलना होगा, हमें अना की सियासत से निकलना होगा। मरियम साहिबा के इर्द गिर्द जो चापलूस लोग हैं जो उनसे गलत फैसले करवा सकते हैं, उनसे बचना होगा। उन्हें अपने दोस्त दुश्मन की पहचान करनी होगी। उन्हें पंजाब के अंदर एक अपना ऐसा इमेज देना होगा कि लोग उनसे खौफ ना खाएं। सहाफ़ी ये ना समझें कि ये अपनी पसंद के सहाफ़ियों को नवाजेंगी और मुखालिफिन को रगड़ा लगा देंगी। इमरान रियाज या सत्तूर ये वो उनके खाते नहीं डलने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा को इस बात को समझना होगा कि अपना इमेज एक बेहतर बनाए अगर उन्हें आगे सियासत करी, क्योंकि मुल्क उन्हीं का है, उन्होंने करनी है। अब आ जाए अमीर गंडापुर की तरफ। देखें सबसे टफ जो जॉब होगी ना वो उनकी है। उसकी रीज़न क्या है कि वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं 9 मई की हम जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। वो कहते हैं जिन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होनी तो फिर मैं खुद कर दूंगा। वो कहते हैं मैं किसी को भी तलाशी के बगैर नहीं घुसने दूंगा, चाहे वो कोई पुलिस की गाड़ी क्यों ना हो। तो ये बराह रास्त एक टकराव की पॉलिसी है। अब ये दबंग तरीके से जो है उन्होंने एंट्री, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 है, ये उसकी प्लानिंग है कि वो लड़ाई को उस जगह लेके जाना चाह रहा है जहाँ पे या वो मुकम्मल हार जाए या मुकम्मल जीत जाए। लेकिन हमें ये जरूर देखना होगा कि पाकिस्तान के मुफाद में क्या चीज़ बेहतर है। और ठीक है, मैं तो यही कहूँगा दोनों फरीकों से कि पाकिस्तान के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा पीछे आना चाहिए और ये जो टकराव की पॉलिसी है इससे निकलना चाहिए।
और एक दूसरे की हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। इसार साहब, अब पीटीआई की सियासत को अब आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं या सड़कों पर देख रहे हैं? पीटीआई का स्टाइल जो है ना, सुल्तान राई को अगर आप कोई लम्स के स्टूडेंट का भी किरदार देते ना, जिसमें वो टाई शाई लगा के और वो जीन्स पहन के भी आता है, तो बोलना उसने अपने ही रंग में था, ओए टीचरा और तू मैनू पढ़ांदा क्यों नहीं, ठीक है ना। उन्होंने इसी तरह बोलना था, कैंटीन में भी जाके कहना था ओए इत्थे एक बर्गर लेके आ। तो पीटीआई का लहजे ये है, इससे बाहर नहीं आ सकते। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तब भी वो अपोजिशन के लहजे में बात करते थे, मैं तो नहीं छटांगा, मैं तुम्हारे एसी उतरवा दूंगा, मैं तुम्हारे ये कर दूंगा। सो ये पीटीआई का रंग है, इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वक्त की जरूरत को समझते हुए क्या स्ट्रैटेजीज बदलनी नहीं चाहिए उनको? नहीं, ठीक है, उन्होंने बदली है ना, सियासी जमातों से इत्तेहाद कर रहे हैं ना, लोगों के साथ मिलकर अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, स्ट्रेटेजी बदली ना। ये जो तासुर था वो किसी से नहीं मिलते, वो मिले, वो सुन्नी कौंसिल के साथ जाके बैठ गए, जमात इस्लामी से ताल्लुक बना लिया, वादतुल मुस्लिमीन से बना। ये अलग बात है कि उनका सारा टिल्ट मजहबी जमातों की तरफ है, पॉलिटिकल जमात किसी से उनका कोई वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि इमरान खान की जो फिलॉसफी है कि ये पॉलिटिकल जमातें ये सारे कब्जा ग्रुप हैं, वो अपनी जगह खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई ने बड़े खूबसूरती से अपने पत्ते खेले, और कल भी हफ्ते को पूरे मुल्क में पीटीआई ने एहतजाज किया, और वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हुए। गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं, बहुत पुलिस से भी झड़पें हुई हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक बिल्कुल छुप गए थे उससे बाहर आ रहे, कॉर्नर कर दिया, कॉर्नर वो बाहर आ रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी और पीटीआई भी दोनों इस बात को समझें कि मुल्क की मुफाद इसमें है कि हम टकराव के बजाय बैठ जाए ना, हम कौन से कोई मुखालिफ हैं, बिल्कुल अभिनंदन को छोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना, ऐसी कौन सी जंग, तो फिर इंडिया से मुज़ाकरात कर सकते हैं हम, तो हम आपस में क्यों नहीं बैठ सकते भाई? इंडिया से जब हम बातचीत कर सकते हैं, जिसने बांग्लादेश बना दिया, हमारा आधा मुल्क तोड़ दिया, हमारे हजारों लोगों को शहीद करने में उसने किया, वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कराता है, फिर भी हम कहते हैं कि जी हम बैठ के बात करेंगे। तो हम अपने अंदर बैठे हुए लोगों से क्यों नहीं कर सकते? अगर गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों की इस्लाह मुमकिन है, करनी तो पड़ेगी, बात तो ऐसे चलेगी नहीं तो आगे नहीं चल सकती। मुज़ाकरात के लिए ऑन द टेबल तो आना ही पड़ेगा इसार साहब। पीटीआई की अगर बात करें तो एक ऐसी जमात जिसके पास ना इंतखाबी निशान था, उनका लीडर जेल में है, उन्हें उस तरह से जल से जुलूस नहीं करने दिए गए, उसके बावजूद जो है वो इतना बड़ा अवामी मैंडेट लेकर आए हैं। बीइंग अपोजिशन भी काफ़ी स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं, माइक दिया जा रहा है उनको, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम जो है उनकी जमात में जो भी लोग इस टाइम ऐवान में मौजूद हैं काफ़ी जोशीले खिताब भी कर रहे हैं, आपने सुना होगा। तो क्या समझते हैं आप कि इतना स्ट्रांग ऑपोजिशन टफ टाइम दे पाएगी हुकूमत को? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, मैंने पाकिस्तान की जितनी सियासत पढ़ी उसमें मैंने देखा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे होते हैं लेकिन हमारे नहीं होते, ठीक है, और हर जमात में ऐसा होता है। पीटीआई में भी इमरान खान के गिर्द जो लोग हैं वो सारे को क्लियर नहीं है, वो ग्रे, बहुत सारे लोग ग्रे उसमें हैं, और उनके बयानात, उनकी हरकत तसादुम की तरफ लेके जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जो इमरान खान तो जेल में है, इमरान खान इस बात पे भी बहुत नाराज़ हुए हैं कि जो IMF को ख़त लिखा गया वो उनकी डिक्टेशन के मुताबिक नहीं लिखा गया, वो जो कुछ उन्होंने हिदायत दी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हज़फ कर दी गई। तो अब ये किसने की, किसने उनकी बात नहीं मानी, ये भी एक बड़ी। अब वजह क्या है कि वो जेल में हैं और उनके इर्द गिर्द जो ये 5-10 लोग हैं यही से एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ें ना। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उनकी सफ़ों में मौजूद जो लोग हैं वो कानूनदान भी हैं, काफ़ी सारे कानूनदान नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में तसादुम हो, वो अपने हरकत से, अपने बयानात से इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। और ये आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में पीटीआई के इन्हीं लोगों में से कुछ लोग इमरान खान के खिलाफ वाउडा जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे आपको। इसार साहब, आने वाली हुकूमत में आप वजीर खजाना के लिए सागटार को दोबारा से देख रहे हैं? बिल्कुल वही होंगे, और कौन होगा, आप होगी या मैं होगी, हम तो शरीफ फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो वो वही होंगे। शाही ख़ानदान जो है, शाही ख़ानदान के ही अरकान बादशाह होते हैं ना, या वजीर होते हैं, वो मैं और आप तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। जमहूरियत जो है, किसी नए को भी तो ट्राई करना चाहिए। इस वक्त जो मौशी हालात हैं उसमें किसी बेहतर की ज़रूरत है।
मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह डील किया था IMF को, कहा जाता है कि उनकी स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर थी, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मिफ्ता इस्माइल वाज नॉट पार्ट ऑफ शरीफ फैमिली, तो फिर उन्हें जिस तरह ह्यूमिलेट करके निकाला गया वो आप किसी के सामने। एक नई सियासी जमात भी आ रही है, आने चंद दिनों में आप उसका ऐलान सुनेंगे। और उस सियासी जमात में मैं आपको बता रहा हूँ कि PTI के कुछ नाराज अरकान, मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़ी तादाद नाराज अरकान की, अच्छा, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे नाराज अरकान की एक बड़ी तादाद जो है उस जमात का हिस्सा होगी। और ये पॉलिटिकल जमात जो है ये कोई बहुत हाई फाई इस तरीके इस्तेकाम के दावे के साथ नहीं आएगी। ये आगाज बड़े उससे करेंगे स्लो अंदाज में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर इनके, क्योंकि ये सारे वो लोग होंगे जो इलेक्टेबल्स हैं, और ये अगर मज़ीद इलेक्टेबल्स मिला लेते हैं और कोई पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो हालात जा रहे हैं और ये हुकूमत अगर नाकाम हो जाती है, ये वो हदफ पूरे नहीं कर पाती, तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि जो ये जमात होगी तब तक ज़रा पॉलिश हो चुकी होगी, तो इस पे बोझ डाला जा सकता है। मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूँ खबर कैसा होगा। मैंने लिख लिया है सार साहब, लिख लें और ये अपने पास रख लें तावीज़ की तरह, ये किसी वक्त में आपको काम सार साहब मुआशी इस्तेहकाम आएगा नहीं, इस पर बात करेंगे कौन से इकदाम उठाने चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, बात हो रही है कि नई हुकूमत जो है मुआशी इस्तेहकाम ला पाएगी कि नहीं, कैसी रहती है आने वाले 5 साल। तो इस अरसा में ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इस अरसा बात करेंगे। अच्छा मैम, ये बहुत मुबारक हो, फिर एक बार आप सिंध में हुकूमत आपकी बन गई और बड़ी तगड़ी हुकूमत बनी है। लेकिन सिंध में जो आवाज़ें उठ रही हैं GDA की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, तो आप नहीं समझती कि ये इंतखाबात तो हर सूबे में ही एक ही तरह की आवाज़ उठ रही है कि ये इंतखाबात जो हैं धांधली ज़दा नहीं बल्कि धांधला ज़दा है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन में धांधली की आवाज़ें उठती हैं। पाकिस्तान का हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन मुतनाज़ा ज़रूर रहा है। हम आज तक ये नहीं कह पाए कि पाकिस्तान में कोई भी जनरल इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ और मुनसिफाना हो। आपको याद होगा 2013 का इलेक्शन RO का इलेक्शन था, 2018 का इलेक्शन RTS का इलेक्शन था, सेलेक्टेड हुकूमत आई। इस बार जीतने वाले भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं और हारने वाले तो खैर कर ही रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी धांधली की शिकायत होती है और जहाँ जहाँ शवायद होते हैं वहाँ वहाँ उसका अजाला करने के लिए कंसर्न फोरम्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, हमें पंजाब के हवाले से, सुन्नी इत्तेहाद को पंजाब के हवाले से, GDA कहता है सिंध में, PTI कहती कराची। बात यह है कि अगर किसी के पास शवायद हैं, लेकिन आईन और कानून के दायरे में रह के काम करना है ना। आपके पास अगर शवायद हैं तो जिस तरह पीपल्स पार्टी फॉर्म 45 तो कोई मान ही नहीं रहा शर्मिला फारूकी साहिबा। शवायद तो फॉर्म 45 ही है ना, उसके अलावा तो कोई शवायद नहीं हो सकते। देखिए, आपके मेरे मानने से कुछ नहीं होता ना। मानना या ना मानना और फैसला करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ट्रिब्यूनल का काम है। मैं तो ये कहूँगी जी, मैंने तो पूरे पाकिस्तान में 2 तरह अक्सरियत ले ली। फिर क्या मुझे बताइए कि 2018 में RTS नहीं बैठ गया, क्या धांधली हुई? चले मैंने चूंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा कि क्या 2018 के अंदर भी इसी तरह जो थे लोग अगवा हुए थे, या घरों में पुलिस ने जाके खवातीन से ऐसे की थी, या खवातीन को जेल में बंद करके इलेक्शन लड़वाया गया था। चले मैं इस पर बात ही करता। लेकिन अगर देखा जाए तो मौजूदा निज़ाम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी तो पीपल्स पार्टी बन के उभरी है। सदर जरदारी होने जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर आपका हो गया, वज़ीर आला बलूचिस्तान आपका हो गया, सिंध आपको मिल गया, चेयरमैन सेनेट भी आपका ही बंदा है। तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून बेचारी सिर्फ गालियां खाने के लिए रह गई, आप खामोशी से सारा कुछ समेट के साइड पे हो गए। देखिए जी, पीपल्स पार्टी अगर बेनिफिशियरी होती तो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होता। ये तो हम बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि वजीर आजम हमारा नहीं है। वो बिलावल साहब अभी मैच्योर नहीं हुए ना, मेरा ख्याल है इतने अभी। नहीं जी, देखिए मैंडेट की बात है ना। अगर अवाम हमें वो मैंडेट देती और अगर इस मुल्क में इतनी धांधली ना होती पंजाब के अंदर,
तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वजीर आजम होते। क्या वाकई अवाम ने मैंडेट दिया है मुस्लिम लीग नून को? आप एक अरसे से पाकिस्तानी सियासत का अहम हिस्सा हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई मैंडेट दिया है मुस्लिम लीग नून को अवाम ने? देखिए जी, इलेक्शन अब पाए तकमील को पहुंच चुके हैं, हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो गया है, 3 सूबों में हुकूमत आ गई है। आप क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली नहीं हुई? वहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं? आप मुझे बताएं। पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई है। वो तो कह रहे हैं कि वजीर आला KPK कह रहे हैं कि जी अगर धांधली हुई है तो आए, सबूत दें। वो तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं। बात न करें मैं उनकी बात नहीं सुन रही, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या आप ये कहते हैं, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं, बाकी मुल्क में धांधली हुई है? मेरा तो सवाल आपसे है। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं बीइंग जर्नलिस्ट चूंकि इंतखाबात को मैंने कवर किया है कि पाकिस्तान में ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इंतखाब जो हैं वो बड़े शफाफ हो जाएं, लेकिन रेशो होती है। KPK में 20% हुई होगी तो पंजाब में मेरी राय में कुछ 40-50% जो है रिजल्ट आगे पीछे किए गए। सिंध के अंदर भी एक जमात के MQM है, वो खुद हैरान है कि हमने 12 लोग खड़े किए, 18 सीटें आ गई। तो इतना बड़ा फर्क तो नहीं होता जितना बड़ा फर्क नजर आया बाकी सूबों में। देखें, आपने ये तो माना ना कि KPK में 20% धांधली हुई है, और ये आपकी राय जरूर हो सकती है कि पंजाब में 50% हुई है, 40% हुई है, लेकिन ये राय है, ये फैसला नहीं है। फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। और जहां जहां मैं तो कहती हूँ कि जनाब जिन जिन के पास फॉर्म 45 हैं और ये क्लेम करते हैं कि वो जीते हुए हैं लेकिन उनको हराया गया है, उनको अदालत के सामने जाना चाहिए और अदालतों को फैसला देना चाहिए। मैम ये बताइए कि MQM के साथ मामलात कहाँ पहुंचे, क्योंकि MQM इस हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन जो वो मांगते हैं वो पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं, और जो पीपल्स पार्टी कहती है वो MQM को कबूल नहीं। तो ये मुसल्लस जो है, ट्रायंगल जो है, कैसे मुकम्मल होगी? नहीं जी, हमारा कोई ताल्लुक हुकूमत साजी के हवाले से MQM से नहीं है। ये PMLN का उनका आपस का मामला है, हमारा मामला नहीं। वो सिंध की गवर्नरी मांगते ना, आप नहीं देती। क्या मांगते हैं? सिंध की गवर्नरी मांग रहे हैं ना MQM, आप नहीं दे रहे। 18 सीटों पे सिंध की हुकूमत तो नहीं मिल सकती ना भाई। तो 40-50 सीटों पे, 70 सीटों पे विफाक की हुकूमत मिल सकती है, तो गवर्नरी क्यों नहीं मिल सकती? कोलिशन पार्टनर है ना, 18 सीटों के ऊपर कोलिशन पार्टनर है। 17 सीटें, पता नहीं 18 सीटें, कोलिशन पार्टनर है ना। तो जितना उनका मैंडेट है, जितना उनका, उस हिसाब से उनको हुकूमत में हिस्सा मिल जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसका बेहतर जवाब तो PMLN आपको दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहिबा ने जो है वो तो जवाब दे दिया है, एक मिला जुला सा। नहीं, देखें ना, MQM जो डिमांड कर रही है, अब शर्मिला साहिबा तो कह रही है कि जी वो तो नून लीग से कर रही है, लेकिन असल बात यह कि इस हुकूमत में अभी कोई वजारत ना लेने के बावजूद भी बिल्कुल सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जो है नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल, बल्कि मैं ये समझूंगा कि मुझे तो मुस्लिम लीग नून पे तरस आता है कि उन्हें मजबूरन ये टोकरा जो है ये उठाना पड़ रहा है गंदे अंडों का। ठीक है, अदरवाइज वो इस मूड में नहीं थे नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने के, और पीपल्स पार्टी ने उनकी इस मजबूरी का, कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया, और पाकिस्तान भर में वो ओहदे, डिप्टी स्पीकर उनका हो गया, सदर उनका हो जाएगा, ठीक है, बलूचिस्तान उन्हें मिल गया, सिंध उन्हें मिल गया, तो वो तो असल में पीपल्स पार्टी तो शुरू में इंतजार में थी कि कोई आए, कोई तो हमसे आके बात करे। बिलावल ने भी कहा कि बात करते हैं, मीडिया टॉक करते हुए, कि हम तो चाहते हैं आए, हमसे कोई बात करे। नून लीग ने हमसे बात करी है, हमने उनको वेलकम कर दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी थी ऐसे कि अगर इस तरह से सूरत हाल डेवलप होगी तो हम बैकफुट पर होकर खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें हम भी ले जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर रियासत इस बात को चाहती तो यहाँ पे हुकूमत PTI बना सकती थी, उसके पास इतनी अक्सरियत थी। अब 92-93 तो अब हैं, 92 कल उनके डिप्टी स्पीकर को वोट पड़े, और जो लोग अभी इंतखाबी उज़रदारियों में हैं वो भी 25 से 30 हैं। तो अगर 20 सीटें वो आ जाती, फिर इन्हें 20-25 सीटें इन्हें
वो मिल जाती रिजर्व्स, तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और पीपल्स पार्टी से मिलके वो हुकूमत बना सकते थे और मजबूत हुकूमत बन सकती थी। लेकिन इमरान खान ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पीपल्स पार्टी से मिलके कोई इत्तेहाद करे, इससे उनका बयानिया तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, वो इस बयानिया को तबाह नहीं करेंगे। वो बयानिया जो उनकी तमाम तरह स्ट्रैटेजीज को तकवीत देता है। हाँ, और दूसरी चीज ये कि पीटीआई को सूट करता है कि वो अपोजिशन में बैठे, क्योंकि आगे से जितने टफ हालात हैं वो पीटीआई आएगी तो पीटीआई उड़ के रह जाएगी। इसार साहब, गुज़िश्ता 3-4 रोज में कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है आपने देखा ही होगा, जो जिस तरह से इजलास चल रहे हैं, क्या एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर अपोजिशन इतनी स्ट्रांग होगी तो क्या हुकूमत चल पाएगी? क्या हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा? अवामी मसाइल जब रखे जाएंगे और आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो जाएगा तो फिर अवामी मसाइल का हल कैसे होगा, इदराक कैसे होगा? देखिए, जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है ना, वो हुकूमतें बड़ी अच्छी चलती हैं जिनकी अपोजिशन मजबूत होती है, वो उन्हें ऑन टोज रखती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से तगड़ी अपोजिशन का मतलब ये होता है जो कानून साजी ना करने दे। अब ये लोग जितने भी आए हैं, अब इनकी मरात भी आपको मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि अब इनकी मरात बढ़ के कितनी हो गई। एक रुकन असम्बली, उस कौम का रुकन असम्बली जिसके अंदर लोगों के पास 2 किलो आटा ख़रीदने को नहीं है, उसे बिजली कितनी मिलती है, गैस कितनी फ्री मिलती है, अब सेहत के लिए वो उसको वसाइल कितने हैं, तनख्वाह उसकी कितनी है, टीएडीए कितना है, सेशन हो तो रोज़ाना के कितने पैसे मिलते हैं। अगर ये लोग कौम से मुखलिस हैं तो ऐसा करें कि ये सारे अपनी मराद कौम को वापस कर दें और कहें कि कौम चूँकि मुश्किल वक्त में है, लिहाजा हम ये सारी मराद वापस करते हैं, अपनी तनख्वाहें भी छोड़ते हैं, कौमी ख़जाने में भेजते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि IMF और क्या कह रहा है कि जो कर्जा आता है वो तो इन ताकतवरों के इल्लल-तलों पे खर्च हो जाता है, आवाम को क्या मिलता है? ये कर्जे कौम देती अदा करती है और बेनिफिशरी जो है हुक्मरान हो जाते हैं। तो ये जो मजबूत और तगड़ी अपोजिशन है, मैं तो पीटीआई से भी कहूंगा कि अगर आप तगड़ी अपोजिशन है तो कानून साजी में अपना किरदार अदा करें, कानून साजी में किरदार अदा करें और अपोजिशन हुकूमत को मजबूर करें कि ऐसी कानून साजी करे जो आम आदमी के फायदे में। साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि कम है, जाते जाते एक अहम सवाल और एक लास्ट सवाल कि आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है कि मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है कौन से बेहतर इकदाम उठाने चाहिए और अब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ना दोहराई जाएं पहले की तरह? पूरी दुनिया का एक असूल है कि आप मुआशरे में अमन कायम करें और अमन कायम होता है इंसाफ से। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो ये मसनूई चेहरे इंसाफ नहीं ला सकते। इंसाफ ये है कि जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। इंसाफ ये है कि आप किसी का मैंडेट उठा के किसी दी टोपी किसी दे सर ना रखो। इंसाफ ये है कि जो आवाम कह रही है उसे माने। इंसाफ ये है कि आवाम की अगर यह हुकूमत है तो फिर आवाम के लोगों से बननी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये समझ लें कि आप बबूल उगा के गुलाब के फूल नहीं पैदा कर सकते। आप जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा और 76 सालों से हम जो फसल बो रहे हैं नफरत की, वो ही काट रहे। और हमारा हमसाया मुल्क अभी अंबानी का मैंने बताया कि उसकी शादी पे जितना, मैं तो हैरान हो गया, गुलकारा रेहाना को उन्होंने 2 अरब पता नहीं कितने करोड़ रुपए दिए गाना गाने के और इंडिया का जो रुपया है वो हमारे रुपए से बहुत ऊपर है। तो इसे अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो कोई ये 10-11 अरब रुपए बनते हैं और 15 अरब रुपए की हम सब्सिडी नहीं दे सके अपने गरीब आवाम को। और हम मुकाबला करने चलें, मुकाबला करना है तो मुआशरे में इंसाफ पैदा करें, लोगों के हकूक़ उनको वापस करें, लोगों के जो हक हैं उन्हें दें। जो लोग लुटेरे हैं, गासिब हैं, किसी जमात से भी हैं, वो पीटीआई में भी हैं, आप उनको एलिमिनेट करें और एक लोगों को ऐसा माहौल दें जहाँ पे वो इज्जत से सर उठा के चल सके। अमन कायम होगा तो इस्तेहकाम भी आ जाएगा। इसार साहब, नया इत्तेहाद तो बन गया, देखना ये होगा कि जो नया इत्तेहाद है ये 4 साल 5 साल अपने पूरे कर पाएगा या नैया डगमगाएगी। दुआ यही है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, बका के लिए सब एक पेज पर बैठें और मुआशी इस्तेहकाम लाएं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।